स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज की हमारी परसेंटेज की 11वीं क्लास है। माफ़ी चाहूँगा, एक दो दिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब हमारी जो क्लास रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी और हम एक या दो क्लास में परसेंटेज टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है परसेंटेज की। नेक्स्ट क्लास में हमारा परसेंटेज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चंस रहे हैं वो वेन डाइग्राम पे जो आधारित क्वेश्चन है वो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद है जो पिछली क्लासेस रही हैं आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16.3% फर्स्ट ईयर, and on second year it will decrease by 37.1% but on third year it will increase by 57.1%. Then find the percent population if after 3 year the present population, if after 3 year the population will become 1,65,000। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37 घट जाती है, परंतु तीसरे वर्ष 57 बढ़ जाती है। अगर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो। देखिए पहली साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहली साल जो है वो कमी हो रही है -16/3 की परसेंट की। दूसरी साल जो वृद्धि हो रही है। पहली साल क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीज। दूसरी साल जो है कमी हो रही है 37/1/2 की। तो दूसरी साल कमी हो रही है 13/1/2 की। और जो तीसरी साल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, कितना? 57/1/7। तो तीसरी साल भी इंक्रीज हो रहा है 57/1/7। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी, तो इसकी होती है 1/6, 3/8 एंड 4/7। तो देखिए वृद्धि हो रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 6 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे कमी हो रही है तो 8 से कितनी हो जाएगी? 3 माइनस होके 5। यहाँ भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो ये 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7 और 4 11। मान लीजिए मेरे पास 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इतनी दे रखी है। मान लेते हैं कि जो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है वो कितनी है? x है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? x थी। तो देखिए x। अब ये कह रहा है कि पहले वर्ष जो है वो 1/6 बढ़ गई है, तो यानी पहले अगर 6 थी तो अब कितनी हो चुकी है? 7। तो 6 से 1 बढ़कर अब कितनी हो गई है? 7। लेकिन सेकेंड ईयर जब आया तो क्या हुआ? डिक्रीज हो गई जो पॉपुलेशन थी 37/1/2। तो अगर पहले 8 थी तो 3 माइनस हो गई, यानी घट गई है, तो अब 8 से कितनी रह गई है? 5। थर्ड ईयर क्या हुआ? फिर से इंक्रीज हो गया, तो 7 से 4 बढ़ गई है। तो अगर 7 थी तो कितनी हो चुकी है? 7 और 4 11। और ये रिजल्ट आया 3 साल बाद, कितनी हो गई है? 1,65,000। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए 5 से सोल्व करेंगे। 5 से सोल्व करा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 000। 11 से सोल्व करेंगे, 11 से इसे सोल्व करेंगे, 3 बार सोल्व हो जाएगा। 7 से ये को सोल्व कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 8 जा 48, 48 उसके क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो देखिए 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14। तो जो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1,44,000। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही होगी। यहाँ सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज क्या है। जो हमारी जैसे कि 37/2% है, उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, 57/1/7% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार पढ़ लीजिए। ए मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट ₹120 एंड स्टिल विद ₹1400। फाइंड इट्स इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में बचे का यानी कि जो बचा हुआ है उसका 20% भोजन में तथा 120 दान में दे देता है, उसके पास फिर भी 1400 रुपये बचते हैं, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
आय का 5% यात्रा में खर्च कर देता है। किसमें? यात्रा में। तो देखिए ट्रेवलिंग में इसने खर्च किया 5%। तो देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अगर मान लेते हैं उसकी जो लेट हिज इनकम इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स इसकी इनकम थी तो देखिए इसने 5% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका मतलब अगर 20 में से इसने 1 खर्च कर दिया है तो अब इसके पास क्या बचेगी? 19/20। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 5% इसने 5% इसने खर्च कर दिया है अपनी आय का, तो 20 में से एक यानी कि खर्च कर दिया है, तो क्या बचेगा? 19/20। उसके बाद वो कह रहा है कि बचे हुए का, यानी जो मेरे पास जो अमाउंट बचा है उसका 20% भोजन में खर्च कर दिया। यानी अब ये अमाउंट जो बचा है, ये जो अमाउंट बचा है इसका भी 20% खर्च कर दिया। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर 5 में से 1 मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा क्या? 4/5। उसमें से भी मैंने 120 रुपए क्या कर दिए? दान। उसके बावजूद भी कितने रुपए बच रहे हैं? 1400 रुपए। उम्मीद है कि ये जो लैंग्वेज थी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, सोल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 120 है उधर किसके हो जाएंगे? जाके प्लस के। तो x इंटू 19/20 इंटू 4/5, और वो कितने हो जाएंगे? 0, 2, 5, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी की प्रकार की नहीं होगी। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 4 से सोल्व किया, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1520, जो 25 है वो क्या चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में, और 19 क्या चले जाएंगे? डिवाइड में। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी क्वेश्चन में। एक बार यहाँ तक आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। देखिए अगर यहाँ दिया गया कि ट्रेवल में 5% का इसने खर्चा किया है, तो 5% की अगर मेरे फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो आती है 1/20। इसका मतलब 20 में से 1 माइनस कर दिया तो 19/20 बचा। उसके बाद कहा गया कि बचे हुए का, यानी कि ये मेरे पास बचा हुआ था, इसमें से भी उसने 20% क्या किया है? खर्च किया है भोजन पर। तो अगर 20% की हम फ्रैक्शन निकालें तो आती है 1/5। इसका मतलब 5 था, उसमें से एक खर्च कर दिया तो क्या बचा? 4/5। उसमें से 120 रुपये इसने दान कर दिए, फिर भी इसके पास 1400 रुपये बचे हैं। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, जब ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो 19 है डिवाइड में आ जाएगा। 19 से सोल्व करेंगे, 19 8 जा 152, और इसको 25 से सोल्व करेंगे, 25 8 जा 200। तो जो इसकी सैलरी थी वो कितनी थी? 2000 रुपये। उम्मीद है कि अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर 10% वायर, अच्छा, ए एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, ओके, 10% वायर वाज स्टोलन एंड 70% ऑफ रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट। एक ठेकेदार के पास कुछ तार हैं, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है और बचे हुए का 70% बेच दिया जाता है। तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए टोटल जो उसका वायर था वो कितना था? एक्स। अब वो कह रहा है कि 10% वायर चोरी हो गया। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या याद होगी? 1/10। अगर 1/10 में, यानी कि 10% में से ये एक चोरी हो गया तो बचा कितना? 1/10 में से अगर एक निकल 10 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9/10। यानी 9/10 तार अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। अब कह रहा है कि बचे हुए का भी 70% बेच दिया गया। देखिए अगर बचे हुए का मैं 70% की फ्रैक्शन निकालूंगा, 70% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये आएगा 7/10। इसका मतलब 10 में से अगर मैं 7 बेच दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना? 3/10। और वो कह रहा है कि बचा हुआ मेरे पास कितना है? 810। सोल्व करेंगे तो देखिए 27 से सोल्व कर लेंगे तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3000।
32,000। इसका मतलब 3,000 मीटर लंबा तार था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% of the remaining are in English, and 30% of remaining are in French, and rest 63 books are in regional language. Then find the number of the books in the library. इसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी, बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच हैं, तथा बची हुई किताबें 6300 किताबें जो धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो ये क्या मान लेंगे हम, x। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% बुक्स आर इन हिंदी, तो 20% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 1/5। इसका मतलब 5 में से एक किताब तो हिंदी की है, तो बची हुई कितनी हो जाएंगी, 4/5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इन बची हुई किताबों में से, सॉरी, बची हुई किताबों में से 50% अंग्रेजी की है। 50% का हम जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आता है 1/2, और 1/2 का मतलब है कि दो में से अगर एक किताब अंग्रेजी की है तो बची हुई कितनी होंगी, 1/2। उसके बाद कहा गया है कि बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है। देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आता है 3/10। इसका मतलब अगर 3 फ्रेंच हैं तो बची कितनी है, 3 में 10 में से 3 गए तो, सॉरी, देखिए 30% फ्रेंच हैं, तो 30% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/10 आएगा। इसका मतलब अगर 3 फ्रेंच हैं तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो बची हुई किताबें कितनी आएगी, 7/10। तो बची हुई किताबें कितनी है, 7/10। और कहा गया है इन बची हुई किताबों में जो बची हुई किताबें हैं वो किसके बराबर है, 6300 किताबों की। और वो 6300 किताबें किसकी है, वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें हैं। तो ये जो 6300 के बराबर है। तो देखिए अब सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6300। 7 इंटू 4 तो डिवाइड में चला जाएगा, वो जो नीचे की वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई में, यानी 5, 2 एंड 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 10। देखिए सोल्व कर लेंगे, 7 से सोल्व करेंगे, 7 9 जा 63, तो 900। इसे सोल्व करेंगे 2 से, इस 2 को सोल्व कर लेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, 25 9 जा कितना होता है, 225 इसका मतलब जो टोटल किताबें थी वो कितनी थी, 22,500। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा। देखिए, A manufacturer sold his goods to wholesaler at 25% profit and the wholesaler sells it to retailer at 20% profit and the retailer sold it to customer at 28% profit. Then find the cost price of good for manufacturer if customer purchase it at ₹9600। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है। देखिए इस सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर मान लेते हैं कि जो निर्माता के पास जो कॉस्ट था वो कितना था, x, तो जो मैन्युफैक्चरर के पास जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, x, हमने मान लिया x। अब देखिए x की कोई वस्तु थी, उसको निर्माता ने 25% लाभ लिया, तो 25% लाभ लेकर अगर वो बेच रहा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब 4 की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 5 में, तो यानी कि 5/4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये वस्तु किसके पास गई, ये गई है थोक विक्रेता के पास। अब थोक विक्रेता ने क्या किया, फुटकर विक्रेता को 20% लाभ के साथ बेच दिया। अब 20% की फ्रैक्शन देखेंगे तो आती है 1/5। इसका मतलब 5 की वस्तु कितने में बेच दी, 6 में, तो ये हो जाएगा 6/5। अब ये किसके पास चली गई है, अब ये फुटकर विक्रेता के पास चली गई है। अब फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेच रहा है, ग्राहक को कितने में बेच रहा है, 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो देखिए
4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 4 से इसे सोल्व करेंगे 25, यानी 25 में 7 ऐड करके यानी कि प्रॉफिट कमा के उसने बेच दिया, तो 25 में 7 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 32/25। और ग्राहक के पास ये जो वस्तु आई है वो आई है 9600 में। तो वो बस हमें सोल्व करना है। तो देखिए 32 से अगर इसे सोल्व करेंगे, 32 3 जा 96, तो 300 हो गया। फर्दर इसे सोल्व करेंगे, 5 6 जा 30, 30 से तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स सोल्व हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई जो नीचे की वैल्यू सामने की मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 25, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 25 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर के पास जो उसकी कॉस्ट थी वो कितने रुपए थी, 5000 रुपये। 5000 पे उसने 25% का लाभ कमाया, फिर 20% का लाभ कमाया, फिर 28% का लाभ कमाया। इस तरह जो ग्राहक के पास वस्तु पहुंची वो कितने में पहुंची, 9600 में। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। देखिए माफ़ी चाहता हूँ, इस पीडीएफ के अंदर जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा रह गया, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए इस प्रकार इससे रिलेटेड थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ की मूल्य बढ़ जाता है तो अगर हमें मूल्य स्थिर रखना है, इस चीज़ से इस बात से हम देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए मान लीजिए मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से मुझे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल लगता है। कितना पेट्रोल लगता है, 10 लीटर। और अगर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है तो आप बता सकेंगे कि जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना आने वाला है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600 रुपी। लेकिन क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमत के अंदर 16.2/3% बढ़ गया। मान लेते हैं कि 16.2/3% बढ़ गया, तो परसेंट से फ्रैक्शन में निकालेंगे यानी कि 1/6, यानी कि 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7। कितना बढ़ गया, 6 से 1 7। अगर 6 की वैल्यू 60 दे रखी है तो यानी कि 1 बढ़ के यानी कि बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 से वो 7, यानी कि 70 रुपए पर लीटर। समझ में आ रहा है भाई। 6 की वैल्यू अगर 60 है यानी कि 10 गुना है, तो इसको भी 10 से यानी कि 1 की वैल्यू 10 आई तो 6 से जो 10 बढ़ाकर कितनी हो जाएगी, वो 70, तो कितनी होगी, 70 रुपए लीटर। तो अगर 70 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाती है तो बताइए 10 रुपए के हिसाब से वो कितने का बैठेगा, 700 रुपए का। 700 रुपए मेरे खर्च होंगे जयपुर से दिल्ली जाने में। अब आप देख सकते हैं पहले 600 रुपए थे और अब कितने हो चुके हैं, 700, यानी बढ़ कितना गया है, 100 रुपए। कितने पे बढ़ा, 600 पे। तो जब इसे भी हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 100/6। फर्दर सोल्व करने पर आता है 16.2/3%। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मेरी क्वांटिटी यानी कि अगर मेरा खपत, मेरी कंजम्पशन अगर स्थिर है तो जितना मैं प्राइस के अंदर, जितना प्रतिशत, जिस अनुपात में मैं वृद्धि अगर प्राइस में करूंगा तो वही वृद्धि मेरी जो है टोटल एक्सपेंडिचर में होने वाली है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर मैंने खपत को फिक्स रखा, खपत को क्या रखा, फिक्स रखा, तो जिस अनुपात में मैं प्राइस में वृद्धि या कमी करूंगा उसी अनुपात में मेरे खर्च में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से ये चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैंने कीमत में 16.2/3 की वृद्धि करी थी तो वही वृद्धि मेरी क्या हो गई, खर्च में भी हो गई। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर रेट अगर 16.2/3 बढ़ाए तो खर्च के अंदर भी वो कितनी बढ़ गए, 16.2/3। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है, कुल खर्च क्या रखा गया है, स्थिर रखा गया है। क्या रखा गया है, कुल खर्च स्थिर रखा गया है। अगर देखते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आती है 1/5। 1/5 यानी अगर पहले 5 रुपए
था, तो वो कितना हो गया है, 6 रुपए हो गया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ गया है तो वो 5 से कितना हो गया है, 6। लेकिन कह रहा है कि जो कीमत है, यानी कि जो उसका खर्चा है वो स्थिर है। मान लेते हैं कि हम 10 किलो चीनी खरीदते थे। कितने चीनी खरीदते थे, 10 किलो। भाई 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी आती थी पहले, और अब जो है मूल्य बढ़ गया है, तो वे मूल्य बढ़ने से अब कितने रुपए की आएगी, 6 रुपए पर किलो केजी की। अब अगर देखें 5 रुपए पर किलो के हिसाब से अगर अपन 10 केजी चीनी खरीदेंगे तो कितने की आने वाली है, 50 रुपए की। क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल्य सेम रखना है, हमारा जो कीमत है, हमारी जो मूल्य है वो कितना है, स्थिर है। यानी कि इस केस में भी जो हमारी कीमत है वो 50 रुपए ही हमें क्या करना है, खर्च करना है, यानी मेरा जो खर्च है वो स्थिर रखना है। तो इस केस में मुझे 50 रुपए ही खर्च करने हैं। तो अब देखिए 50 रुपए, 6 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर मैं 50 रुपए की चीनी खरीदूंगा तो वो आएगी 50/6, यानी कि 25/3। कितनी आएगी, 25/3। अब वो कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत कमी करूं। तो देखिए पहले मैं जहां 10 किलो चीनी खरीद रहा था, वहां अब मैं 25/3 किलो चीनी खरीद पा रहा हूं। तो जो कमी है वो कितने की हो गई है, 10 या 30 माइनस 25/3। तो जो 5/3 किलो की जो है वो क्या हो गई है, कमी। हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत कमी। तो ये जो 5/3 जो कमी है, ये जो 5/3 कमी है, ये किस पर हुई है, तो आप कहेंगे ये 10 किलो पर हुई है। ये किस पर हो गई है, 10 किलो पर। डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50/3। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो कमी हुई है, मैंने कमी जो की है, पहले मैं 10 खरीद रहा था। एक मिनट, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। मेरे पास 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी पहले आती थी, अब जो है मूल्य बढ़ गया है तो कितने की आ रही है, 6 रुपए पर केजी की। अगर मैं 10 किलो चीनी खरीद रहा हूँ तो पहले वहां पे कितनी आ रही है, 50 रुपए की। अब अगर मुझे 50 रुपए ही रखने हैं, यानी मुझे खर्च जो है स्थिर रखना है, तो अब मुझे अगर 50 रुपए की 6 किलो ग्राम, 6 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी खरीदूंगा तो 50/6 आएगी, यानी 25/3। अब हमें कमी कितनी हुई है, पहले मैं 10 किलो चीनी खरीद पा रहा था, अब मैं 25/3 किलो चीनी खरीद पा रहा हूँ। तो देखिए कमी कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, 5/3 किलोग्राम। और हमसे पूछा क्या है, खपत में प्रतिशत कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखिए 5/3 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, 10 किलो पे। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन के अंदर, कहीं हमने मिस्टेक नहीं की हो। ठीक है, तो हमें 5/3 की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। डिवाइडेड, 5/3 की हमने कमी कर दी कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो जाएगा 50/3। सोल्व करेंगे, 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2/3%। तो जो हमारी जो परसेंट कमी करनी होगी वो कितनी करनी होगी, 16, 2/3। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम लगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए।
देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में परसेंट कमी क्या करें जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमें अगर एक्सपेंडिचर स्थिर रखना है और अगर हमारी जो प्राइस बढ़ रही है और खर्च हमें स्थिर रखना है तो हमारी जो यूज़ है उसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो अगर पहले मैं 5 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी लाता था तो वो अब कितनी हो गई है, 6 रुपये पर केजी के हिसाब से हो गई है। मान लेते हैं कि पहले अगर मैं 10 किलो चीनी लेकर आ रहा था तो वो कितने रुपए की आ रही थी, 50 रुपए की। अब कह रहा है कि रेट सेम होनी चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर वो सेम होना चाहिए। तो अभी भी वो 50 रुपए की ही है। तो कह रहा है, तो देखिए अगर 6 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर मैं 50 रुपए की चीनी लाऊंगा तो कितने की आएगी, 25/3 की। तो हमें कमी करनी होगी कितनी, तो हमें कमी देखेंगे 10 में से अगर ये घटाए तो हमें कमी करनी पड़ी 5/3 किलोग्राम की। लेकिन ये कमी करनी किस पे पड़ेगी, पहले वाले मात्रा के ऊपर। तो जब 5/3 हमने निकाला 10 के ऊपर तो वो हमारी कमी कितनी आ गई, 16 की। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 20% बढ़ जाता है तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, 1/5। यानी कि जो कीमत है वो 5 से कितनी हो चुकी है, 5 से कितनी हो गई है, 6। यानी अगर पहले जो चीज आती थी वो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आती थी, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आती थी। अब जो चीज आ रही है वो 6 रुपए पर केजी के हिसाब से आ रही है। यानी कि ये मेरा क्या है, प्राइस है। और आप जानते हैं जिस अनुपात में प्राइस होता है उसी अनुपात में क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। खर्चा कितना हो रहा है उसके लिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 रुपए। यानी कि 5 रुपए के हिसाब से जब मैं 5 रुपए के हिसाब से 30 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 5 रुपए पर केजी के किलो चीनी, 5 रुपए पर केजी चीनी खरीद कर या कोई भी सामान खरीद के अगर मैं 30 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, 6 किलो। तो देखिए, और अगर मैं 6 रुपए पर केजी के हिसाब से किसी आइटम पर 30 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, 5 किलो। तो देखिए जहां पर पहले 6 किलो चीनी आती थी वहां अब सिर्फ कितनी आ रही है, 5 किलो। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी खपत है, तो आप देख पा रहे हैं प्राइस का जो अनुपात है उसके उल्टा अनुपात किसका है, खपत का। इसका मतलब प्राइस का जो रेशो होगा उसका उल्टा करने पर किसका रेशो आ जाएगा, खपत का। प्राइस का रेशो यहाँ 5:6 था, ये 5 और 6 था, तो खपत का कितना आ गया, 6 और 5। तो अब देखिए पहले अगर मैं 6 किलो चीनी खरीद पा रहा था तो 5 किलो चीनी खरीद पा रहा हूँ। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किस पे, 6 पे, गुना 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2/3। तो इस प्रकार बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा इतना बड़ा सॉल्यूशन था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से भी हमारा सेम आंसर आएगा और यहाँ से भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये तरीका थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इस चीज़ को हम समझ चुके हैं कि जो प्राइस का जो रेशो होगा वो खपत का उसके उल्टा आएगा। तो इसको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, देखिए 5% बढ़ रहा है तो 5 से 6, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस जो है वो कितना हो रहा है, 5 से 6 हो गया। ये पहले का है और ये क्या आपका है, अब का। तो अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो खपत का रेशियो इसके उल्टा आएगा, 6:5। यानी अगर पहले मैं 6 रुपए, पहले अगर मैं 6 यूनिट चीज खरीदता था तो अब मैं कितने यूनिट चीज खरीद रहा हूँ, 5 यूनिट। तो आप देख पा रहे होंगे कमी कितने की हो रही है, 1 की। कितने पे हो रही है, 6 पे। तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16/2/3%। बहुत इजी वे में आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सोल्व हो गया। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो।
अब देखिए यहाँ पर भी सेम बात की कही गई है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कही गई है कि जो कुल खर्च है ना वो सिर्फ कितना बढ़ना चाहिए, 10% बढ़ना चाहिए। एक बार इसको थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। देखिए चीनी का मूल्य जो है वो 30% घटता है, लेकिन मुझे क्या करना है, अगर घट रहा है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, खर्च बढ़ाना पड़ेगा, तभी स्थिर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिर नहीं रखना, यहाँ सिर्फ कितने की वृद्धि करनी है, 10% की हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। देखिए मान लेते हैं कि पहले मैं जो था, पहले का जो खर्चा था वो 100 रुपए का था। अब क्या कह रहा है कि कितने की कमी हो जाती है, तो कह रहा है कि उसन 30% की कमी हो जाती है। तो अगर 30% की कमी होगी तो -30%, जब 100 में से 30 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। आप अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके कि अगर पहले कोई चीज़ 100 रुपए की थी और अगर उसको मूल्य में 30% घट जाता है तो कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। तो अब हमें कितना खर्च करना है, 70 खर्च हो रहा है। यानी पहले 100 रुपए खर्च होते थे और अब कितना हो रहा है, 70 रुपए खर्च हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ 10, खर्च में सिर्फ 10% ही वृद्धि, खर्च में सिर्फ कितने की कमी करनी है, 10 की। कितने की कमी करनी है, 10 की। यहां कमी हो कितने की गई है, 70 की। तो कमी करनी कितने की है, सिर्फ 10 की। तो अगर 100 में से कमी करेंगे 10 की तो कितने, 90। इसका मतलब मेरे रुपए खर्च 70 हो रहे हैं, मुझे खर्च 90 करने हैं। तो देखिए मुझे क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। भाई मेरे पास से, मेरे जेब से 70 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या काम करना है, मुझे 90 रुपए खर्च करने हैं किसी तरह, तो मुझे सामान ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हम बाजार जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको 70 रुपए में कोई सामान आपने ले लिया, लेकिन आपके पास 20 रुपए बच गए, आप चाहते हैं कि इन 20 रुपए का भी मैं कुछ खरीद लूँ, तो आपको सामान ही तो ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, तभी वो आपकी खर्च हो पाएंगे। तो यहाँ 70 रुपए जो हैं वो 90 तक कब बढ़ पाएंगे, जब आप 20 रुपए का क्या ले लोगे, सामान ले लोगे। कितने, ये 20 रुपए कितने कितने पे खर्च करोगे, 70 पे, क्योंकि हमें 70 से ही तो 90 पे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आएगा 200/7, सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, बच गया कितना, 6, 7 8 56, बच गया 4/7%। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। सिर्फ हमें इतना चीज़ समझना है। देखिए मैं इसको एक बार फिर से आपको एक अच्छे से और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक बार पानी पी लेता हूँ। देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है, उसके अंदर कितने की कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है। लेकिन जो हमें खर्च है वो सिर्फ 4% ही कम करना है। तो जो खपत में है वो हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास किसी वस्तु की जो कीमत थी वो कितनी थी, 100 रुपये। अब मुझे 20% कम करना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 80। लेकिन कहा गया है कि खर्च में सिर्फ हमें कितना कमी करना है, 4। पहले जो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो 80 की आ रही है, तो हमें कितना खर्च करना है, हमें 100 से 4% कम खर्च करना है, यानी 96 खर्च करना है। तो देखिए मुझे जो मेरा खपत है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, भाई 80 से 96 जाने के लिए मुझे मेरी खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 16 यूनिट। आप कहेंगे कितने बढ़ानी पड़ेगी, 16 यूनिट। ये 16 यूनिट बढ़ाने कितनी किस पे पड़ेगी, 80 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना जो हमें खपत है वो कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, 20%। एक चीज़ याद रखना कि अगर खर्चा कम हो रहा है तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, और अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो खपत कम करनी पड़ेगी। देखिए एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि अगर हमारी जो कीमत है
मान लेते हैं कि हमारा जो खर्चा है, जो मतलब किसी भी वस्तु की प्राइस है, अगर वो 20% बढ़ रही है, मान कितनी बढ़ रही है, जो कीमत है वो बढ़ रही है कितनी, 20%। और हम चाहते हैं कि जो खर्चा है वो सिर्फ 5% बढ़े। खर्चा कितना बढ़े, सिर्फ 5%। तो जो खपत है उसको कितना कम करना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे किसी वस्तु को खरीदने में, अब वो 20% कीमत बढ़ने से वो खर्चा कितना हो गया, 120। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा खर्चा वो सिर्फ 5% ही बढ़े, इसका मतलब 100 से कितना हो, 105। तो देखिए हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 120 से 105, तो यानी कि 15 यूनिट कमी करनी पड़ेगी। कितने पे, 120 पे गुना 100। 15 से इसे सोल्व करेंगे तो 15 अट्ठी 120, और ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत। देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, ये जो हमारा क्वेश्चन था हम इस प्रकार से भी कर सकते थे कि 30% घट जाता है, ठीक है, 30%। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस ये मेथड अच्छे से समझ लेंगे। देखिए ये है, जैसे यहाँ चीनी का मूल्य कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि कुल व्यय सिर्फ 5% बढ़ना चाहिए। देखिए, सौ से जो चीनी की मूल्य है वो कितना बढ़ रहा है, 20, तो 100 से कितना हो रहा है, 120। लेकिन खपत हमें क्या करनी है, कम करनी है, लेकिन कह रहा है कि जो व्यय है ना वो सिर्फ 5% बढ़ना चाहिए। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 120, हमें बढ़ाना कितना है, 5%। ये 100 से कितना करना है, 120, 105। तो हमें जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़ेगी, तो हमें खपत करनी पड़ेगी 15 कम। किस पर, 120 पर। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8। अब देखिए 1/8, इसका मतलब अगर मैं पहले 8 खर्च कर रहा था तो अब मुझे एक क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। एक इस 1/8 फ्रैक्शन से, इस 1/8 से हम ये समझ में आ रहे हैं, जब मैंने परसेंटेज की क्लास शुरू की थी तब पहले बताया था ये हमारा टोटल होता है, या फिर जो हमारी टोटल वैल्यू मतलब होती है नीचे वाली। तो देखिए अगर टोटल मैंने 8 खर्च करता हूँ तो अब मुझे एक कम खर्च करना है, यानी कि एक कम खर्च करना है। तो देखिए यहाँ वास्तविक खपत मुझे दे रखी है 280, इसका मतलब 8 की वैल्यू मुझे दे रखी है 280, और मुझे कमी यानी कि एक की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 8 दिया 24 और 8 पंजो 40, इसका मतलब मुझे 35 किलो खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, मेरे पास 100 रुपये खर्च होते थे, अगर वो कीमत 20% बढ़ गई तो अब कितने खर्च होंगे, 120, लेकिन मुझे खर्च करने हैं सिर्फ 105 रुपये, तो मुझे कम क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी, कितनी, 15 यूनिट। किस पे खर्च करनी पड़ेगी, 120 पे। सोल्व करने पर हमारे पास फ्रैक्शन आई 1/8, इसका मतलब 8 तो मेरे पास पहले खर्च होती थी, वास्तविक खपत थी, अब मुझे एक कम करना है, और अगर 8 की वैल्यू मुझे 280 दे रखी है तो एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए वहां पर 30% बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ाना कितना है, सिर्फ 10%। तो देखिए समझेंगे इस क्वेश्चन को। खपत कीमत कितनी थी भाई, 100 रुपए, अब कितनी हो गई बढ़कर, तो आप कहेंगे कितनी हो गई है, 130, क्योंकि इसमें 30% का क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया है। लेकिन हमें कितना बढ़ाना है, हमें सिर्फ 10% बढ़ाना है, यानी 100 से कितना करना है, 110। तो आप कहेंगे कि खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 यूनिट की, तो 20 कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 130 पर। तो देखिए यहां से जो फ्रैक्शन आई वो आई मेरे पास 2/13, इसका मतलब ये है
कि मुझे दो तो कम करना पड़ा। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कमी या वृद्धि को दर्शाती है। अब अगर कीमत बढ़ रही है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है कमी या वृद्धि को दर्शाएगी, तो दो की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू जो मेरे पास थी वो 13 थी, यानी वास्तविक खपत जो थी मेरे पास 13 थी, अब कह रहा है वो 40 किलो कम करना पड़ा। इसका मतलब दो कम करना पड़ा। दो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। और निकालने कितने की है? वास्तविक खपत यानी 13। सोल्व करेंगे तो ये 20 बार सोल्व होगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260 किलोग्राम। इसका मतलब जो वास्तविक खपत थी जो चीनी की वो कितनी थी? 260 किलोग्राम। उम्मीद है कि बैक टू बैक एक जैसे क्वेश्चन करने से चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 30% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 32 किलोग्राम मोर शुगर, so as expenditure will decrease by 16% only, find current consumption। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए 30% कम हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? 16% ही कम करना है। देखिए मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, और अगर कीमत 30% कम हो गई, यानी रह कितनी गई? 70। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास जो खर्चा हो रहा है वो सिर्फ कितना कम हो? 16% ही कम हो। मतलब 16% कम हो तो इसका मतलब मैं कितना खर्चा करना चाहता हूँ? 100 में से अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो कितना खर्चा करना चाहता हूँ? 84। भाई मेरे पास खर्च 70 रुपये हो रहा है, 70 रुपये की कोई चीज आ रही है, मान लीजिए 70 रुपीज की टॉफी ले ली है मैंने। अब मैं चाहता हूँ मैं 84 रुपये की टॉफी लूँ, तो मुझे लेनी कितनी और की पड़ेगी? आप कहेंगे 16 की, तो 16 और खर्च करने पड़ेंगे। कितने में खर्च करने पड़ेंगे? सॉरी 14। कितने के? 14 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कितने पे? 70 पे। तो यहाँ जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी? 1/5। तो देखिए 1/5, इसका मतलब ये है कि जो मेरी वास्तविक जो खपत थी वो कितनी थी? 5। ये होती है वास्तविक खपत। और मुझे जो कम वृद्धि करनी पड़ेगी वो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। तो वो कह रहा है कि इस 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 32 किलोग्राम बढ़ा दी, अधिक कर दी 32 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू अगर 32 किलोग्राम दे रखी है तो हमें निकालनी वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी है? 5 रुपए। तो सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, यानी वास्तविक खपत कितनी थी? 160 किलोग्राम। यानी मैं पहले जो कितनी चीनी खरीदता था? 160 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर। देखिए कीमत बढ़ गई तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे। तो देखिए चीनी की, अब देखिए हमसे 4 पॉइंट पूछा गया है: ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है किसी भी चीज़ का तो हम कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए 20% कीमत बढ़ा रहा है, तो अगर 100 रुपए थे मेरे पास और अब कितने हो गए? मान लो 120 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जिससे परिवार सॉरी सॉरी जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी। देखिए 300 रुपए जो है फिक्स्ड प्राइस है, ये 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है। भाई रेट बढ़ गया तो चीनी कम खरीद रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। अब मैंने आपको जब बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है ना, तो हमें क्या काम करना है? अगर खपत रुपए प्राइस बढ़ रही है तो खपत को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। भाई अगर मान लीजिए चीनी 100 रुपए की आती थी पहले और अब 120 की हो गई, तो हम जितना पहले खर्च करते थे, लेकिन हमें अब 100 रुपए ही खर्च करना है, तो जितनी चीनी हम पहले खरीदते थे उससे थोड़ा कम करेंगे, तभी तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल बराबर रहेगा ना। अगर पहले 100 रुपए खर्चा करते थे और अब 120 की जगह हम 100 रुपए ही खर्चा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी के अंदर क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर पहले 100 रुपए की चीनी आती थी और अब 120 की आ रही है, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा पहले वाली कीमत खर्च करने के लिए? भाई देखिए 120 से 100 यानी कितनी यूनिट खर्च कम खर्च करनी पड़ेगी? 20 यूनिट। आप कहेंगे कितने पे? 120 पे। जब इसे सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन क्या आया? 1/6। इसका मतलब ये है कि ये तो है वास्तविक खपत, ठीक है, और ये है कमी या वृद्धि। तो देखिए पूछा क्या गया है? ओरिजिनल कंजम्पशन यानी कि वास्तविक खपत। अब कह रहा है 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीद रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ ये 1 की कमी, तो 1 बराबर अगर 12 दे रखा है
तो वास्तविक खपत यानी कि 12 × 6, तो ये कितना आ जाएगा 72। तो इसका मतलब जो है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ जाएगा 72 रुपए, 72 kg कितनी आ जाएगी ओरिजिनल कंजम्पशन 72 किलोग्राम। अब कह रहा है कि अगर 72 तो है, लेकिन एक अगर भाई देखिए अगर 6 बराबर 72 है और हम 6 में से 1 की कमी कर रहे हैं, तो अब कितनी खरीदेंगे, अब हम खरीदेंगे कितनी 5। तो 6 से इसे सोल्व करेंगे तो 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब ये है, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि भाई वास्तविक खपत तो मेरी 72 है। अब मुझे पता है कि मुझे 6 से 1 की कमी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं 120 की जगह, तो मुझे 1 की कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस 6 में से 1 कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब खरीदूंगा कितनी 5 किलो। और अगर 1 किलो चीनी 12 रुपए में आ रही है तो 5 किलो कितने की आएगी, मतलब सॉरी, अगर पहले 6 खरीदता था उसकी वैल्यू 72 थी, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, नहीं 60। तो जो वर्तमान यानी कि करंट कंजम्पशन जो होगा वो हमारा कितना होगा 60 kg। अब कह रहा है ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करो। हमें प्राइस तो हमें पता है कि प्राइस क्या है, टोटल 300 रुपये फिक्स है। तो देखिए अगर 72 किलो चीनी खरीदना है और 300 रुपये की खरीदनी है, तो देखिए कितने आएगी इसकी, 6 से सोल्व करेंगे, 6×5 = 30, 0, 6 के आ जाएगी 12, 12×6 = 72, 2 से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6 रुपए पर किलो। इसका मतलब 1 किलो चीनी की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी 25/6 रुपए पर किलो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 60 खरीद रहे हैं, तो करंट प्राइस कितनी हो जाएगी 300/60। तो यहां से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अब कितनी हो जाएगी 5 रुपए पर किलो। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है उस लेवल का ही क्वेश्चन है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि अगर हमें 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अगर हमें मान लीजिए पहले 100 रुपये की कोई वस्तु आती थी और अगर वही वस्तु 120 की आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा रुपए जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ 100 ही रहे। हमारा जो खर्चा हमें क्या रखना है 100 रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना है कि जो हमें खपत में हमें क्या कर देनी है कमी। तो देखिए मैंने वही किया है कि अगर 100 से 120 रुपये खर्च हो रहे थे, तो भाई मैं क्या करूंगा 100 रुपये लाने के लिए मैं चीज में कमी कर दूंगा, खपत में कमी कर दूंगा, कितने की 20 की, कितने पर 120 में। तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, यानी कि ये क्या है वास्तविक है, वास्तविक मेरी खपत है। अगर मैं इस वास्तविक खपत से 1 कम कर दूंगा तो ये मेरी क्या आ जाएगी ओरिजिनल खपत। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कमी मैंने 12 की करी है। अगर 1 की वैल्यू अगर 12 दे रखी है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, यानी कि ये तो वास्तविक खपत। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ये की यानी कि मेरी आज की खपत। और हम इसे मनी से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे पर किलो का मूल्य। 1 मिनट रुकिए, एक बार फोन अटेंड कर लेता हूँ। माफ़ कीजिएगा फ़ोन की वजह से क्लास को थोड़ा रोकना पड़ा। तो ये उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में
20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा। देखिए अगर दाम बढ़ता है तो हम चीनी मतलब सामान जो है कम खरीदते हैं, और अगर दाम कम होता है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। कब? जब हमें खर्चा क्या है, स्थिर रखना है। तो यहाँ भी खर्चा क्या है, स्थिर ही तो है। भाई हमें किसी भी हालत में 400 रुपये खर्च करने हैं, चाहे हमें सामान कम खरीदना पड़े या फिर सामान ज़्यादा खरीदना पड़े। तो सोल्व करते हैं। 20% कम हो रहा है, तो मान लीजिए मेरे पास पहले 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अब कितने खर्च होंगे, 80 रुपये खर्च होंगे। अब मुझे क्या काम करना है, खर्च बराबर रखना है। तो देखिए 80 से 100 ले जाने के लिए मैं ज़्यादा खरीदूंगा, कितना, 20, कितने पे, 80 पे। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब एक ज़्यादा खरीदूंगा, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20 किलोग्राम अधिक खरीदूंगा। तो एक की वैल्यू अगर 20 दे रखी है, तो देखिए ये जो मेरी वास्तविक खपत है ना, वास्तविक जो मेरी खपत है वो कितनी है, 4। तो देखिए अगर एक ज्यादा खरीदूंगा तो जो आज खरीदूंगा यानी कि आज की खपत है, ओरिजिनल प्राइस, ओ सॉरी ओरिजिनल कंजम्पशन, तो जो मेरी आज की खपत है वो 4 से एक ज्यादा कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, वो सॉरी 5 यूनिट। समझ रहे होंगे। अगर एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20 किलोग्राम, अगर एक की वैल्यू 20 दे रखी है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 80 और ये आ जाएगा 100। अब कह रहा है ये मेरी वास्तविक खपत आ चुकी है, मेरी ओरिजिनल खपत आ चुकी है, सॉरी और करंट कंजम्पशन। तो मेरी जो ओरिजिनल खपत कितनी आई, 80, और जो मेरी करंट खपत आई यानी करंट कंजम्पशन कितना आया, 100 रुपये, यानी 100 किलो। जो ओरिजिनल कंजम्पशन आया 80 किलो, और जो करंट कंजम्पशन आया वो आया 100 किलो। अब देखिए अगर मैं 400 रुपये में 80 किलो खरीदूंगा तो जो प्राइस कितना आएगा, तो 400 रुपये में 80, 400 में 80 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 रुपये पर केजी। तो कितना आएगा, 5 रुपये पर केजी। और अगर 400 रुपये में मैं 100 के हिसाब से चीज खरीदूंगा तो ये आ जाएगा 4 रुपये पर किलोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन हमने एक तरह के किए। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक खरीदता है। वही बात है अगर मूल्य कम हो रहा है तो ज्यादा खरीदेंगे ताकि क्या रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मूल्य 10% कम हो जाता है तो 1 रुपए, यानी पहले भी वो 1 रुपए ही खर्च कर रहा था और अभी वो 1 रुपए ही खर्च करना चाहता है। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, सेम है, 10% कम हो जाता है। देखिए 10% कम हो गया यानी कि 100 से कितना अब खर्च कितना कर रहा हूँ, 90। देखिए तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो मुझे क्वांटिटी तो ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी। तो 90 से 100 ले जाने के लिए 10 ज़्यादा खरीदूंगा, कितने पे, 90 पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 1/9। देखिए एक की वैल्यू यानी एक में ज़्यादा खरीदूंगा, एक क्या करूंगा, ज़्यादा खरीदूंगा, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक खरीद रहा हूँ मैं, 50 ग्राम। अगर एक की वैल्यू 50 ग्राम है तो पूछा क्या है हमसे, वास्तविक खपत। अगर एक की वैल्यू हमारे पास 50 ग्राम है तो हम क्या 9 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, 9 × 50 ग्राम। तो ये आ जाएगी 9×5 = 45, 450 ग्राम। और अगर हमसे क्या पूछा जाता, करंट खपत यानी कि और जो हमारी करंट कंजम्पशन है, तो हम क्या करते, 9 से 1 10 यानी कि 10 जोड़ देते। भाई एक बढ़ रहा है तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, तो ये हमारे पास आ जाता 500 ग्राम। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। देखिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम मान लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू एक्स। अगर भाई पहले एक्स रुपए प्रति किलोग्राम से चीनी आ रही थी यानी कोई भी चीज आ रहा था, तो अब 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया, तो अब जो खपत है, अब जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, x/2 रुपए प्रति प्रति किलोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भाई पहले अगर मैं x रुपए के हिसाब से चीज खरीद रहा था तो अब 2 रुपए बढ़ जाने की वजह से कितने में खरीदूंगा, x+2 में। कह रहा है कि 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है वास्तविक अब। तो देखिए 16 रुपए में, 16 रुपए में अगर वो एक्स, क्या कह रहा है,
सॉरी कमी हो रही है ना यहाँ पे, तो हम कमी करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे x+2 नहीं, x-2 होंगे। ठीक है, अगर वो x-2 के हिसाब से 16 रुपए में कोई चीज खरीदता है, तो वो पहले के मूल्य से, जब भी वो 16 में ही खरीदता था, पहले के मूल्य से 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। एक बार आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि 16 रुपए में, भाई पहले भी वो 16 रुपए ही खर्च करता था, लेकिन पहले क्या था, वो x रुपए में कोई चीज खरीदता था, लेकिन अब भी वो 16 ही रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, उसने 2 रुपए कम कर दी प्रति किलोग्राम से। तो इस डिफरेंस की वजह से वो 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैं एक बार इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन बता देता हूं, शायद ऑप्शन लिखना छूट गया है सारे क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ है, ठीक 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 है ठीक है। चीनी के दाम में 2 प्रति किलोग्राम की कमी होने पर व्यक्ति 16 रुपए में 4, हाँ यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए 4, 12, 9, 7, 4, 12, 9, 7। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 4, 12, 9 और 7। देखिए अगर हम बिना ऑप्शन की मदद से इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर रखेंगे तो 16, 4 - 2 कितना हो जाएगा, x की जगह में 4 रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो 4 - 2 यानी कि 2 माइनस 16/4। तो देखिए सोल्व करेंगे, 2 8 16 माइनस 4 चौक 16, तो 8 में से 4 कहेंगे तो क्या बचेंगे, 4। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन की मदद से बहुत इजीली सोल्व हो गया। अदरवाइज हम बिना ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और फ्रैक्शन बन जाएगी, जो शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, उसमें ऑप्शन था और इसमें ऑप्शन नहीं था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है, हम पहले वो कर लेते हैं। देखिए ये रहा, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एक्स, a person buy 1 dozen more eggs for rupees 66, find the ओरिजिनल प्राइस पर डजन। अंडे के दाम में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, तो अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे ऑप्शन में हमें दिए गए हैं, चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए जो पहले जो कीमत थी वो एक्स थी, अब क्या हुआ, 50 पैसे इन द प्राइस रिडक्शन हो गया, कमी हो गई 50%, सॉरी 50 क्या, 50 पैसे, 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 50/10, तो 50/100, तो यह आ जाएगी 0.5 रुपए। तो अब जो है वो कम हो गए हैं 0.5 रुपए। पहले अगर एक्स वैल्यू थी तो वो कितनी हो गई है, एक्स माइनस 0.5, एक्स माइनस 0.5। तो देखिए सेम पैटर्न पे सोल्व करेंगे। देखिए 66 रुपए में वो अगर वर्तमान मूल्य में अंडे खरीदता है, तो उसमें क्या होगा, जो पहले अंडे खरीदता था उससे 1 दर्जन ज्यादा खरीद पाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। अगर मैंने 4 रुपए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन चुना 4, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 4 में से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, क्या क्या बचेगा, 3.5 माइनस एक्स यानी कि 4 बराबर 1। सोल्व करेंगे तो इसे 0 ऊपर चला जाएगा तो 660 हो जाएगा। तो इसे 5 से सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5 बच गया 1, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। 5 से सोल्व करेंगे, 5 7 जा 35, इससे सोल्व करेंगे 33/2। तो आप देख पा रहे हैं, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम देख पा रहे हैं कि इसको सोल्व करके 1 तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो देखिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन है 6, तो 6 से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 से जब इसे यहाँ x की जगह अगर 6 रखेंगे तो ये नीचे आएगा 5.5। ठीक है,
माइनस, एक मिनट, देखिए, और यहाँ जब हम 6 रखेंगे तो अब इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर चला जाएगा बाई 55 माइनस, जिसे सोल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 6/5, यहाँ 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन जो 2 है यानी कि जी 6 ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया है। देखिए इनकम बेस्ड क्वेश्चन है 2-3, इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तो व्यय का 15%, व्यय भी 15% बढ़ता है। तो देखिए आय, एक व्यक्ति की आय 60%, एक व्यक्ति अपनी आय की 60% खर्च करता है। 60% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आती है 3/5। इसका मतलब उसकी आय अगर 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे आय, खर्च और बचत, क्योंकि आय के अंदर मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था 2 ही फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं, एक तो उसका एक्सपेंडिचर और एक उसकी सेविंग्स। तो अगर आय उसकी 5 है यानी कि मैं मान लेता हूँ 500, तो खर्च करता है वो 3 रुपए यानी कि 300, तो बचत कितनी करेगा 200 की। बहुत क्लियर सी बात है। फिर वो आगे कह रहा है कि यदि आय 15% बढ़ जाती है, तो देखिए अगर आय 15% बढ़ रही है तो 15% बढ़ना यानी 100 पर 15 बढ़ना, तो 100 से 15 बढ़ना 115 बढ़ना, तो हम 500 की कितनी वैल्यू निकालेंगे 115/100। तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी 575। उसके बाद कह रहा है कि खर्च के अंदर खर्च भी कितना बढ़ जाता है, व्यय का 15% बढ़ता है, तो व्यय जो है ना वो भी 15% बढ़ जाएगा। तो 300 का भी हम क्या निकालेंगे 115/100, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, 1 4 3 1 जा 3। देखिए तो अगर इतनी मेरी आय है, इतना खर्चा है, तो मेरे पास बचत कितनी होगी, तो माइनस करेंगे। 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2। इसका मतलब 200 रुपये में पहले बचा रहा था, अब 230 रुपये बचा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा कितना बचा रहा हूँ 30, और कितने पर 200 पर, 30 की वृद्धि होगी कितने पर 200 पर गुणा में 100। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15%। इसका मतलब अगर मैं हर चीज में इक्वल परसेंट की वृद्धि करूंगा तो वो पूरे के अंदर क्या हो जाएगी, उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने आय में 15% बढ़ाया, सेम मैंने अगर खर्चे में भी 15% बढ़ाया, तो डेफिनेट सी बात है कि मेरे पास बचत के अंदर भी क्या इंक्रीज होने वाला है 15%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। 75 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/4। इसका मतलब 4 उसकी अगर आय है, खर्च, और यहाँ क्या आ जाएगा बचत। अगर उसकी आय 400 रुपये है, उसका खर्चा अगर 300 है, तो बचा कितना रहा है 100 रुपये। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। और वो क्या कह रहा है कि आय 20% बढ़ती है और व्यय 20% बढ़ता है। आय 20% बढ़ती है, अगर 400 का हम 20% बढ़ा रहे हैं यानी कि 120 बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 480। खर्च भी इसका कितना बढ़ रहा है 20%, यहाँ कितना हो जाएगा 360। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 में टेज गया 2, 1। तो यहाँ भी कितने की इंक्रीमेंट हो रही है 20% की। तो यहाँ से ही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आय के अंदर भी सेम रेशो सेम परसेंट में अगर इंक्रीमेंट करेंगे, और वही हम एक्सपेंडिचर में भी अगर सेम परसेंट में इंक्रीमेंट करेंगे, तो वही इंक्रीमेंट किस में दिखाएगा, हमारे बचत में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। मिस्टर मनोज अपनी 20% आय भोजन पर, 15% आय बच्चों की शिक्षा पर, और शेष का 40% मनोरंजन व यात्रा पर, और 30% दवाई पर खर्च करते हैं। यदि वह 8774, ये यहाँ पर 8775 है, कि बचत करते हैं, तो मासिक आय ज्ञात करो। देखिए कुल का 20 तो भोजन पे कर रहे हैं वो, 15 बच्चों की शिक्षा पर कर रहे हैं, इसका मतलब 20 और 15 35 खर्च कर दिया उन्होंने। इसका मतलब मान लीजिए अगर उनकी आय 100 यूनिट है, तो उसका उन्होंने क्या कर दिया 35% तो खर्च कर दिया भोजन और शिक्षा पर। फूड प्लस एजुकेशन।
ठीक है। अब वो कह रहा है उनके पास जो बचा हुआ जो 65 यूनिट है, बचा हुआ कितना है 65 यूनिट, उसका जो है 40% मनोरंजन पे और 30 दवाई पे। तो इसका जो है 40% क्या मनोरंजन पे प्लस 30 दवाई पे, इसका मतलब 70% इसका जो, भाई देखिए ये तो बिल्कुल खर्चा हो ही चुका है इनका। अगर इस बचे में से भी अगर वो 40 और 30 70 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, इसका मतलब 65 यूनिट का 30% बचा हुआ है उनके पास। और वो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कितना बचा हुआ है 8775। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8775। तो हमें देखिए 100 की निकालनी है तो निकाल लेंगे यहाँ से, 0 से 0 सोल्व हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 टू जा 10, ये 13, 3 से सोल्व करेंगे 3 टू जा 6 बच गया 2, 3 9 जा 27, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 13 से फर्दर सोल्व हो जाएगा शायद ये, 13 टू जा 26 बच गए 3, 13 टू जा 26 6, 13 5 जा 16 65। तो जब यहाँ से हम 2 2 5 को 2 से और 100 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 2 टू 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को तो 450 और 2 जीरो ये, इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी थी 45,000 रुपये। तो इसी के साथ आज के हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रहे हैं, जो भी वेन डायग्राम पे बेस्ड रहे हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमारी परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हम जो आप कहेंगे वो टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर SICI में से कौन सा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। आप बता दीजिएगा जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही शुरू करेंगे। थैंक यू।